चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या है, जरूरत क्यों पड़ी, सेंटर ऑफ मास क्या है, जरूरत क्यों पड़ी हमें, वो समझते हैं। बच्चे लोग अभी तक अपन ने काइनेमेटिक्स पढ़ा। काइनेमेटिक्स में बस मूव करती थी, काइनेमेटिक्स में एक बस मूव करती थी ना। तो बस का ऐसा नहीं बोलते थे भैया आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट। 99% क्वेश्चंस में ऐसा नहीं बोलते थे। बस को हम लोग क्या बोलते थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि बस यहाँ से चली 10 मीटर चल के रुक गई, है ना। तो एक पॉइंट चला और 10 मीटर चल के रुक गया, तो बस को क्या मानते थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते थे। अरे बस तो छोड़ो, हमने बड़े बड़े जो रॉकेट थे उन्हें भी पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था। अरे वो भी छोड़ो, जब हम लोगों ने अर्थ की बात की थी किसी सवाल में, तो जो अर्थ है उसे भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था। तो काइनेमेटिक्स हो गया, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट थे उन्हें हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अलावा प्रोजेक्टाइल हो गया, एनएलएम फ्रिक्शन में भी सारे हमारे लिए क्या थे, चाहे ब्लॉक मूव कर रहा था, चाहे इंक्लाइन प्लेन पे फिसलता हुआ नीचे आ रहा था, सब क्या थे हमारे लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या है, हम लोग चीज़ों को ईजी करके पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, 11th क्लास के 12th क्लास के बच्चे हैं। हम लोग रियल बॉडीज की बात नहीं कर रहे अभी तक। हम लोग हर बॉडी को एक पॉइंट मान के बात कर रहे हैं और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। एक रियल बॉडी को पॉइंट मान के काम कर रहे हैं, उस पॉइंट पे सारी की सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम कर रहे हैं। तो अभी तक ये चल रहा था, पर अब आगे हम लोग का एक बहुत खतरनाक नहीं, इजी चैप्टर है वैसे, आने वाला रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन। उससे पहले हम लोग यहाँ पे आ गए सेंटर ऑफ मास। अब बॉडी का शेप आ जाएगा। अब अगर सुनो, पहले अगर कोई डिस्क मूव कर रही होती थी तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता था। अब अगर डिस्क मूव कर रही है यानी गाड़ी का पहिया घूमता हुआ भी जाएगा आगे वाले चैप्टर्स में। तो हमारे लिए चीज़ों को कैलकुलेट करना अब बहुत मुश्किल होने वाला है कि भैया mg जो है उस बड़े से टायर पे, डिस्क पे कहाँ लगाऊं मैं, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर वो ग्राउंड पे ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है, रोल करता हुआ जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे वर्क कर रहा होगा और कहाँ लगाना है मेरे को, वो प्रॉब्लम करेगा। तो बेसिकली अभी तक तो क्या था, अभी तक ये था कि कोई भी बॉडी थी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, सारे के सारे फोर्सेस हम लोग उस पॉइंट पे हम लोग लगा देते थे और काम कर लेते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते थे और काम कर लेते थे। अभी तक हम लोग ऐसा काम किया करते थे, परंतु अब जब चीज़ों की शेप एंड साइज आ जाएगा तो हमारे लिए कैलकुलेशंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वेंट की। ठीक है, और हम लोगों ने उन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेस पे उस पूरी ज्योमेट्री पे एक पॉइंट निकाला। उस पॉइंट को हम लोगों ने कहा सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ऐसा है कि अगर कोई एक ऐसी बॉडी है, कोई भी एक ऐसी बॉडी है जिस बॉडी का मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। मास डेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ये हमारे नाजिश भाई हैं, ये ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे इनका लेंथ है। तो सर में यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है, पैर के यूनिट वॉल्यूम में भी उतना ही मास होना चाहिए। तो ये होता है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। ठीक है, तो उसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाली एक बॉडी है, उस पर हम लोगों ने एक पॉइंट निकाल लिया। नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी निकालेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे। हम लोगों ने एक एवरेज मास उसका पूरा का पूरा उस पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया। समझ में आया? जैसे एक बड़ी सी डिस्क थी, उसका जो सेंटर होता है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि सारा का सारा मास उस सेंटर पर सेंट्राइज है। यानी बड़ी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने की निंजा टेक्निक है। क्या ये बड़ी बॉडीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोगों की कैलकुलेशंस हैं ये, ताकि हम लोग महामक्कार लोग हैं, ज़्यादा परेशानी से बचना चाहते हैं, तो परेशानी से बचने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर काम कर लें और ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट पर मान लें। आगे बात समझ में? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम पूरी की पूरी बॉडी के मास को सेंट्राइज मान सकते हैं। आगे बात समझ में? अगर किसी भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो बॉडी का सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है। आगे बात समझ में? सारे के सारे फोर्सेस को लगाना है हम लोग को। अगर सेंटर ऑफ मास पे सारे के सारे फोर्सेस को हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, अब सेंटर ऑफ मास पे। सपोज जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है। जनरली रॉड का अगर यूनिफॉर्म रॉड होती है
तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है उसका मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है उसका मिड पॉइंट होता है। ये एक रॉड है, अगर इस रॉड को मैं, देखिए एक बार, दिख रहा है कि, देखिए ये बैलेंस हो गई यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे मेरी उंगली है उसी के ऊपर इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो देखो इसका mg भी हम सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हैं, किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और नॉर्मल डायरेक्शन में किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो दोनों फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे, और जो ब्रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। यानी अगर मुझे इस पे नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी होगी तो सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे जो पॉइंट है उसमें सारा का सारा मास सेंट्राइज मान लूंगा और उसके अकॉर्डिंग इस पे कैलकुलेशंस कर लूंगा। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, सेंटर मास समझ में आया। सेंटर मास क्या है, सेंटर मास एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, सही में कुछ ऐसा होता नहीं है बॉडी में। ऐसा नहीं बोलते भैया वो देखो सेंटर ऑफ मास अलग से रेड कलर का, सारी बॉडी ब्लैक कलर के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और बीच में एक रेड कलर का पार्टिकल है वो सेंटर ऑफ मास, ऐसा नहीं होता। समझ में आया। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारी की सारी बॉडी का हम लोग क्या मान लेंगे, मास सेंट्राइज मान लेंगे, और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। जैसा बॉडी बिहेव करती है एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास भी वैसा बिहेव करेगा। गॉट इट। दो टाइप का सिस्टम होता है हमारे पास, एक होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। क्या क्या, डिस्क्रीट मास सिस्टम, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम का एग्जांपल दे सकते हो, बताओ बताओ बताओ। जिसमें बिखरा बिखरा मास हो, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं आपके पास एक छोटा सा बैग है जिसके अंदर सैंड भरी हुई है, ठीक है। सैंड के सारे पार्टिकल्स आपस में एकदम से चिपके हुए नहीं है। सो रहे हो बेटा आप, उठो सीधे होके बैठो। अंकित आपको बोल रहा हूँ, सहारा मत लगाओ। हाँ आप भी सो रहे हो बीच बीच में, देख रहा हूँ मैं तुम्हें। कहानी सुना रहा हूँ क्या मैं परियों की? हाँ ओ सॉरी, मैं भूल जाता हूँ उस क्लास में परी भी पढ़ती है। सॉरी बेटा परी, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तुम्हारी कहानी कोई ना। तो सुनो, क्या कहाँ थे हम लोग, डिस्क्रीट मास सिस्टम और कंटिन्यूअस मास सिस्टम। देखो डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या है, एक छोटा सा बैग है उसके अंदर सैंड भरी हुई है, तो सैंड के जो सारे पार्टिकल्स है आपस में चिपके हुए नहीं है, तो इसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग होते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा मैं अभी, आई बात समझ में। कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या है, ये फोन कंटिन्यूअस मास सिस्टम में सारे पार्टिकल चिपके हुए एक साथ, रॉड, ये है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट मास सिस्टम। तो देखिए डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम में जो सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे आपस में चिपके हुए नहीं होंगे। सपोज ध्यान दीजिए बेटा, चिराई मेला समझ में आया तेरे को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। सपोज कोई पार्टिकल है यहां पर, सुनिएगा, इस पार्टिकल का मास है m1, पॉइंट मास है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। कोई पार्टिकल है जिसका मास है m2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। कोई पार्टिकल है इसका मास है m3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 z3 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है। 3D सिस्टम है बेटा। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा, x सेंटर ऑफ मास, वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। आगे बात समझ में। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन अप टू m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 जितने पार्टिकल्स एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत वाला बात हो तो बोलने का मेरे को।
देखिए सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है, आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, एक 1 kg पार्टिकल है, दूसरे का मास 2 kg, तीसरे का मास 3 kg है, ठीक है। ये तीनों पार्टिकल्स 1 मीटर साइड वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस पे रखे हुए हैं। आपको सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है कहाँ से? 1 kg वाले पार्टिकल से। मिताक ध्यान दें, क्या करना है? सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, सॉरी ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। हो सकता है प्रॉब्लम है। जो 1 kg पार्टिकल से कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? क्या 0,0 होंगे? पक्की बात है। ये 3 kg पार्टिकल से कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? क्या 1,0 होंगे? x1 y0। मुझे 2 kg पार्टिकल वाले 2 kg पार्टिकल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं क्या? क्या होंगे बताइए? ये एंगल कितना है? क्या ये एंगल 60 डिग्री है क्या भैया? तो एक बात बताओ, ये कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1 cos 60। और ये कितना हो जाएगा? 1 sin 60। तो ये जो पार्टिकल है, ध्यान दीजिए, ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 cos 60। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 cos 60। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 sin 60। अंकित समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 cos 60, 1 sin 60। पक्की बात है। cos 60 कितना होता है? 1/2 और sin 60 √3/2। आगे कोऑर्डिनेट्स इसके, अरे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? x ये हो जाएगा m1 x1 यानी 1 इंटू 0 प्लस m2 x2 यानी 2 इंटू 1/2 प्लस m3 x3 यानी 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। कितना हो जाएगा बच्चों? कितना? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 4 5 6, 4/6। आगे बात समझ में? YCM कितना हो जाएगा? हाँ 2/3, ठीक है यार, मैं नहीं लिख रहा हूँ 2/3, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। YCM हो जाएगा m1 y1 यानी 1 इंटू 0 प्लस m2 y2 यानी 2 इंटू √3/2 प्लस m3 y3 यानी 3 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आगे बात समझ में? ये गया तो ये हो जाएगा √3/6। आगे बात समझ में? समझ में आ गया? चलिए सेंटर मास के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 4/6 कॉमा √3/6। यहाँ पे कहीं होगा, देख लीजिए 4/6 कॉमा √3/6। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे कहीं पे मान लिया मैंने, यहाँ पे कहीं हो गया मान लो, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4/6 कॉमा √3/6, यही होंगे। अब इसका मुझे क्या करना है? इसका मुझे क्या करना है बेटा? डिस्टेंस निकालना है। कहां से? 1 kg वाले पार्टिकल से। तो बेसिकली इसका जो डिस्टेंस होगा 1 kg वाले पार्टिकल से ये होगा, इसको मैंने बोल दिया d। आगे बात समझ में? दो तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, यही होता है। अगर वैसे नहीं कर सकते तो यहां देख लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4/6 और √3/6। तो यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 4/6 हो जाएगी क्या? और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √3/6 हो जाएगी क्या? पक्की बात है। अरे बेटा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस क्या होता है? ये वाला पॉइंट डिस्टेंस। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 4/6। यानी अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4/6 है तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4/6। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट √3/6 है तो यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए? √3/6। पक्की बात है। रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस भी लगा सकते हो। पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूं तो d = कितना हो जाएगा? रूट ओवर कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 16/36 प्लस 3/36। पक्की बात है। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 19/36 यानी कितना हो जाएगा? रूट ओवर 19/6 मीटर। ये हो जाएगा उसका 1 kg पार्टिकल से डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। देखिए बेटा अगला हम लोग समझते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अगला क्या है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम कौन है मिताक्ष? तुम क्या डिस्क्रीट हो? क्या तुम डिस्क्रीट मास सिस्टम हो?
तुम्हारी उंगली ऐसे अलग होकर कहीं चली जाती है? डेडपूल हो तुम? नहीं हो ना, ठीक है। तो ये है कंटिन्यूस मास सिस्टम। जैसे ये फोन है कंटिन्यूस मास सिस्टम हो गया, एक रॉड हो गई कंटिन्यूस मास सिस्टम हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, ये टेबल हो गया, सब कंटिन्यूस मास सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए ये कोई कंटिन्यूस मास सिस्टम है। ऐसा कौन सा कंटिन्यूस मास सिस्टम होता है भाई? अमीबा है क्या ये? देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। को 3D ज्योमेट्री है और इस लड़की को उबासी आ रही है सामने बैठ के। शाबाश बेटा। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, समझ में आ रहा? इसका जो मास है वो है m, ठीक है। आपको इसका सेंटर मास पूछा है। अरे ये तो रैंडम कोई भी ज्योमेट्री बना दी मैंने, आपके पास जनरली जो आएगी वो सिमेट्रिक नहीं होगी, फिर भी कम से कम आपको समझ में आएगा क्या है वहाँ, ठीक है। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। करना क्या है, इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। क्या करना है? छोटा सा एलिमेंट लेना है। छोटा सा एलिमेंट बोले तो इतना छोटा कि वो लगभग पॉइंट हो, इतना छोटा कि वो लगभग पॉइंट हो। इस पे ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने। इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मास निकालना है। इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मास निकालना है। मैंने बोला वो कितना हो गया? dm। ये छोटा सा एलिमेंट इतना छोटा है कि वो लगभग पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, z। कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? x, y, z। अब ऐसा ही एलिमेंट यहां पे भी होगा। सपोज उसका मास हो गया dm डैश, ऐसे एक इधर होगा, उसका मास हो जाएगा dm डबल डैश, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x डैश, y डैश, z डैश, उसके हो गए x डबल डैश, y डबल डैश, z डबल डैश। आगे बात समझ में? तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 एंड सो ऑन अप टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन। ये होता है। तो यानी बेसिकली क्या है? एडिशन, बार बार एडिशन। वो क्या है? इंटीग्रेशन ही तो है। यानी इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। समझ में आ गया? लिमिट्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, लिमिट्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यही हो गया। समझ में आया? वही हो गया ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो ना m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। आगे बात समझ में? ठीक है। वैसे इस सिस्टम का जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, लिमिट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, लिमिट फ्रॉम, देख लेंगे बॉडी कैसे कवर करनी है। जो z कोऑर्डिनेट हो जाएगा, z cm जो हो जाएगा वो हो जाएगा z dm इंटीग्रेशन ऑफ dm, लिमिट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, लिमिट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब यार, अब अगला, आज का लेक्चर, अगला लेक्चर और उससे अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्यों ढांडे? पूछो क्यों? क्यों सर? इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हें ज्योमेट्रीज का इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा। सुनो, और अब जो ज्योमेट्रीज का इंटीग्रेशन जो मैं सिखाऊंगा ये सेंटर ऑफ मास में काम में आएगा। शो नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास में काम में आएगा, रोटेशनल मोशन में काम में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम में आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में काम में आएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और जितने भी आगे ज्योमेट्रीज वाले सवाल बनेंगे सारे सवालों में इंटीग्रेशन के तरीके काम में आएंगे। यानी ये यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर रॉड है तो उसका स्मॉल एलिमेंट कैसे लेना है और स्मॉल एलिमेंट लेके उसकी लिमिट्स लगा के कैसे इंटीग्रेट करना है। अगर रिंग है तो कैसे करेंगे, डिस्क है कैसे करेंगे, होलोस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, होलोकोन है, सोलोकोन है या लैमिना है, व्हाटएवर। तो अब वो सारी चीजें मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। कौन होता है, कौन होता है, ठीक है ना यार, छोड़ो। आया समझ में? तो अब ये आगे का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से समझिएगा। और मुझे कोई ये भी बोला, कोई भी बोला अरे तो हम डायरेक्ट रट लेंगे, अरे भैया डायरेक्ट रट लोगे अच्छी बात है, सवाल में घुमा दिया थोड़ा सा भी, यूनिफॉर्म डेंसिटी में रट लिया, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का फंक्शन बना कर दे दिया तो तोते उड़ जाने। क्या उड़ेंगे? तोते। आया समझ में? तो ध्यान रखो इस चीज का, जल्दी से उतारो इसे, फिर मैं सिखाता हूं आगे। देखिए बेटा, चलिए सबसे फर्स्ट ज्योमेट्री है जिसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L। यूनिफॉर्म रॉड बोले तो उसका मास यूनिट लेंथ में हर जगह सेम है। यूनिट लेंथ में हर जगह सेम मास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपके पास,
हाँ बेटा, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर। अगर तो मीटर में डील कर रहा है, सेंटीमीटर में डील कर रहा है, 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये एक रॉड है, इस रॉड का जो लेंथ है बेटा L है, ठीक है, और इस रॉड का जो मास बोला है वो बोला है m। रॉड का मास कितना है m। ठीक है, रॉड का मतलब रॉड, रॉड का मतलब ऑब्वियसली रॉड का मतलब 1 डायमेंशन ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, यानी एकदम पतली सी रॉड है, यानी उसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग फैला हुआ है। थोड़ी सी मोटी हो जाती तो y एक्सिस और z एक्सिस में फैल जाता। तो ये रॉड है, ये एकदम पतली डंडी है, क्या बोलते हैं ना, पतली डंडी है, पतली डंडी है। आगे बात समझ में, यानी जिसका मास है सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया बेटा इतना? बेटा शोर मत करो प्लीज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे क्या किया मैंने, ये x एक्सिस हो गया, ये इसका y एक्सिस हो गया, x एक्सिस से पटक दिया उठा के। अब यार समझना, यहां पे ध्यान से समझना, अगर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर, तो हमेशा हम लोग एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे, उस लेंथ एलिमेंट का लेंथ कितना होगा dx, और किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से वो x डिस्टेंस पर होगा। समझ में आ गया? तरीका याद रहेगा? तरीका याद रहेगा? पक्की बात है? तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए प्लीज, हमेशा dx लेंथ का लेंथ एलिमेंट लेंगे जो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से x डिस्टेंस पर होगा। पक्की बात है? पहला काम स्मॉल एलिमेंट लेना, दूसरा काम स्मॉल एलिमेंट का मास निकालना और उसका कोऑर्डिनेट निकालना। ये इतना छोटा है कि मैं इसे पॉइंट डील कर सकता हूं। पक्की बात है? तो पहले मैं इसका मास निकाल लूं। तो मास निकालने का सीधा सीधा तरीका, अरे टोटल लेंथ कितनी है, L लेंथ का मास कितना है, m। तो L लेंथ का मास कितना है बेटा, m। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड m/l। dx लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dx, और इसको मैंने बोल दिया dm। m/l इंटू dx क्या बोल दिया मैंने, dm। तो क्या dm आ गया? क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर है, x, तो x, 0,0 होंगे क्या? अरे पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता तो y कोऑर्डिनेट भी होता, बाहर निकला हुआ होता तो z कोऑर्डिनेट भी होता, नहीं है ना? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होगा, x, 0,0। अब सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा xum, वो कितना होगा, x इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। पक्की बात है अंकित? समझ में आ रहा बेटा? चिरायु, तो यहां पे x cum कितना हो गया, इंटीग्रेशन, x तो x ही है, dm कितना हो गया, m/l इंटू dx। समझ में आ गया? ये हो गया m/l इंटू dx। यहां से m/l कांस्टेंट बाहर आ गया, ये बचा x dx डिवाइडेड बाय m/l, यहां से भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। m/l कैंसिल। x वेरिएबल है, लिमिट कैसे लगाएं, लिमिट ऐसे लगाना है कि पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाए। लिमिट कैसे लगाना है, पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाए स्मॉल एलिमेंट लेते हुए। तो बच्चे लोग सबसे पहला एलिमेंट कहां लूंगा मैं, यहां लूंगा, तो वहां पे x कितना होगा, 0। सबसे लास्ट एलिमेंट लूंगा यहां पर, वहां पे x कितना होगा, l। तो x की लिमिट कहां से कहां गई, 0 to l। कहां से कहां गई, 0 to l, 0 to l। आगे बात समझ में क्या? तो यहां से जो xum हो जाएगा x की पावर 1 इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये कितना है, x की पावर 1, यानी x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 बोले तो x² अपॉन 2। तो यहां पे हो गया 1/2 x² लिमिट्स 0 to l डिवाइडेड बाय dx खाली पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x लिमिट्स 0 to l। समझ में आ गया बेटा? डंडे ठीक है, ये हो गया 1/2 l² माइनस 0 डिवाइडेड बाय l माइनस 0। पक्की बात है? तो यहां से जो xum हो गया वो हो गया l/2। ये तो पता ही था, अभी पेन उठाया तो था बीच से पकड़ के, तो l/2 ही तो था यारो। आ गया समझ में? इनफ फॉर टुडे।